नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव की बारी आ गई है। इस पर 10 जुलाई को मतदान होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब उपचुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड में तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव हुए होते तो शायद नतीजे कुछ और होते, क्योंकि लोगों का भाजपा के प्रति मानस बदलना शुरू हुआ था। देखिए, कुछ असर नहीं पड़ने वाला था। जब आप वोटों को देखिए, आप भाजपा को मिले हुए वोटों के प्रतिशत को देखिए, तो इसलिए वो प्रतिशत या वो संख्या इस बात को झुठलाती है। लोगों का मानस उत्तराखंड का हम नहीं बदल पाए। हम देश के दूसरे क्षेत्रों में मानस बदला। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ यदि थर्ड राउंड में चुनाव होते तो हो सकता परिणाम कुछ दूसरे होते, क्योंकि मानस बदलना प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी और वो लक्षण कुछ हरिद्वार में दिखाई दिए, इसीलिए 6 विधानसभा सीटों में हम जीते। लेकिन वो चीजें ज्यादा बढ़ नहीं पाई और अब आप अंदाज लगाइए, कई सीटों पे कांग्रेस की हार 40,000 50,000 वोटों से पीछे है। तो इसलिए ये कहना कि सीनियर नेता लड़ते तो परिणाम कुछ और होता, परिणाम अब कुछ और होगा, क्योंकि उत्तराखंड ने ये देख लिया कि ये देश परिवर्तन की तरफ जा रहा था, हम पीछे रह गए। अब उत्तराखंड जो है छलांग लगाएगा और इस जो उपचुनाव है उस उपचुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाएगा। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कई प्रयास कर रहा है। वहीं मसूरी की जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है और मसूरी को जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता है, जहां भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से लोग तारों के दर्शन करें, जिसके लिए हम लोगों को एस्ट्रो टूरिज्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लोग इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहाँ पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहाँ पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है। लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहाँ से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियाँ हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहाँ पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ टेलीस्कोप लगा है, मैंने देखा है। तो काफ़ी लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो एस्ट्रो टूरिज्म हमारा बढ़ रहा है, इसके कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं और लोगों को हम प्रभावित कर रहे हैं कि आइए पहाड़ के ऊपर रहिए। और नेचुरल हमारा ये है कि अगर किसी गांव के अंदर कोई आदमी खुले में बेड लगाता है तो कोई जानवर ना आए, मतलब सुरक्षित स्थान पर आप बेड लगाइए और तारों को देखिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देश और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़े को आधार बनाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिला अपराधी से जुड़े मामलों में बीजेपी के नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। प्रदेश अध्यक्ष ने हरिद्वार में 23 जून को हुई रेप और हत्या की घटना और अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी नेता का नाम छोड़ने पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से पूछा कि आखिर महिला अपराधों से जुड़े मामला में उनके नेताओं का नाम क्यों आता है और अगर नाम आ रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो
तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुट भाई नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। चाहे आप 20 के आंकड़े देख लीजिए, 22 के आंकड़े देख लीजिए, 23 के आंकड़े देख लीजिए और 24 के आंकड़े देख लीजिए, हद हो गई है। NCRB हमारा उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। उसके आंकड़ों के अनुसार मतलब 97 के आसपास बलात्कार, 77 के आसपास उठाईगिरी के आरोप, मतलब हो क्या रहा है इस राज्य में। मुख्यमंत्री केवल उपलब्धियां गिनाते हैं, कभी इस पर भी क्षमा मांगेंगे? अपराध हो रहे, इनकी राजधानी में बिपिन रावत जैसे लड़के का मर्डर हो जाता है, 9 दिन तक उस अस्पताल में जन्म मरण के बंधन से जो लड़ रहा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कुछ नहीं करती। 10वें दिन में जब वो मर जाता है, करण मेहरा सड़क में बैठ के आंदोलन करता है, तब जाके उसके अपराधी पकड़े जाते हैं, उसमें कठिन धाराएं लगा जाती, उससे पहले धाराएं भी नहीं लगा रहे थे। तो ये अपराधियों को संरक्षण देना है। और बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं को अगर वीआईपी को नहीं बचाया होता और अन्य नेताओं को, संजय सिंह को नहीं बचाया होता, तो आज इनके छुटभैये नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी 14 साल की बच्ची का बलात्कार करे। और मैं बीजेपी की महिला नेत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना बहादुराबाद में हो गई, आप तमाम दुनिया भर के मुद्दों को लेकर सड़कों में दिखती हैं, लेकिन इस घटना में एक भी महिला नेत्री भाजपा की सामने नहीं आई। किसी ने क्षमा नहीं मांगी, किसी ने इस आदित्य राज सैनी का पुतला नहीं जलाया। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी का नेता अपराध करे तो मौन ले लेती हैं। इनकी महिला आयोग के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट नहीं आना, यह भी अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अपराध में उनको भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के निर्देश पर गांधी पार्क देहरादून में सिग्नेचर कैंपेनिंग अभियान चलाया। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले नीट UG का पेपर लीक होता है, उसके बाद UGC नेट के पेपर में धांधली होती है। ये दोनों परीक्षाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। देखिए, NSUI की ओर से आज पूरे भारत में NTA के जो ऑफिस है वहाँ पे तालाबंदी की जा रही है। उत्तराखंड में NTA का ऑफिस नहीं है, इसलिए हम तालाबंदी ना करके यहाँ हम शांतिपूर्ण तरीके से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है कि जो देश में इस समय NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा जो भी पेपर कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धांधलियाँ हैं। बिहार में पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा जाता है और NTA द्वारा कहा जाता है कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, जो नीट पेपर था उसके बाद 18 तारीख को पेपर होता है UGC नेट का, वो 19 तारीख को जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो उसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद तमाम नीट के नीट PG, नीट UG सब कैंसिल हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं इसमें धांधली है। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इसको पैसों को लेके सीटों को बेच रहे हैं। ये जो NTA की प्रथा है ये 2017 से ही आई है, उससे पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का ये मानसिकता है कि जो हम ये पेपर है उन्हें बेच के अपने खास आदमियों को इस नौकरियों को दें। आप देखेंगे कि UGC नेट जो हमारे देश के शिक्षक होते हैं उनके लिए होता है, प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में उनके लिए होता है, जो देश का भविष्य बनाते हैं। दूसरा जो नीट का पेपर होता है उसमें डॉक्टर बनते हैं, जो हमारा पूरे देश में स्वास्थ्य और इसकी जो वो होती है बीमारियां होती हैं उनके लिए वो करते हैं। अगर उसी पेपर में धांधली होगी तो कहीं ना कहीं देश के लिए आगे भविष्य के लिए खतरा है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन से माध्यम से शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हम ये इंस्टीट्यूटों तक भी जाएंगे जहाँ ये नीट की तैयारियाँ होती हैं, बच्चों से मिलेंगे, उनकी परेशानियाँ जानेंगे कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो।
हरिद्वार के शांतरसाह गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शांतरसाह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, दलित और पिछड़ों का शोषण हो रहा है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का भी आश्वासन दिया। हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है और सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और न्याय और इंसाफ के लिए हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसमें ऐसी कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था और गुंडा राज, जंगल राज कायम रहेगा क्या? संविधान के दो शब्द कहने के लिए सरकार के पास, उनके नुमाइंदों के पास इतना भी वक्त नहीं है। इस बारे में जिक्र करेंगे, बात करेंगे, हम इनकी लड़ाई को हम लड़ेंगे। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक संपन्न हो गई। प्राधिकरण की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कुमाऊं कमिश्नर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार जिला विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में ग्रीन बेल्ट विकसित करेगा, जिसमें अधिकतर बेल और रेंगने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा दी गई है, उनमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए। एक तो दो चीज़ों पे निर्णय लिया है हमने कि हल्द्वानी में कुछ क्षेत्र में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें उनका एक्सपेक्टेशन है, हम अच्छा प्लांटेशन कराएं। बहुत बड़े पेड़ों का हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रीपर्स का, ऐसे क्रीपर्स हैं, ऐसी लताएं हैं जो साल भर रहती हैं, उसका प्लांटेशन हम करवाएंगे और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से होगा। सिमिलरली एक पायलट बेसिस पे बहुत ही अच्छा ओपन जिम किसी पार्क में एस्टैब्लिश हम लोग कराएंगे। नगर निगम के कुछ प्रस्ताव थे सड़कों के, सामुदायिक भवन के, वो हम लोगों ने पास किए हैं। एक इस बात पे निर्णय लिया है कि पूर्व में जो स्वीकृतियां प्राधिकरण ने दी हैं, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग की हो, चाहे बड़े कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की, उसमें मॉल वगैरह भी होते हैं, इसमें अनिवार्य शर्त होती है कि वो अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। इस बार आप जानते हैं पानी की दिक्कत जगह जगह हमको फेस करनी पड़ी, हल्द्वानी में भी, अन्य जगहों पे भी, पहाड़ों में भी ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास हुए हैं। तो अगली बार ये स्टेटस रिपोर्ट मांगा है कि कितनी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें स्वीकृतियां दी गई थी, कितनों ने इसका अनुपालन किया, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करी है या नहीं करी है। यदि नहीं करी है तो फिर अगली बार उनको हम शो कॉज नोटिस भेजेंगे। और एनएच को मैंने चिट्ठी लिखी और कहा है कि ऐसे जोन्स जो डेंजर हैं वहाँ पे अनिवार्य रूप से एक तो साइनेज हो, उसके दूर आसपास के आप स्लीपिंग जोन में हैं और आप इसमें एहतियात बरतें, ये लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त एक और इस बार निर्देश दिया गया है कि जो रपटे और नाले जो कि बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं बरसात के दौरान, कई बार बहुत पानी इनमें आ जाता है और उसके फलस्वरूप एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग बहते हैं, उन पे भी अनिवार्य रूप से किसी ना किसी तरीके से पुलिस या होमगार्ड या कोई तैनात है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला निर्देश तो ये जिसका काफ़ी अनुपालन हो भी गया है कि जहाँ जहाँ पे हमारे कल्वर्ट्स और नाले जहाँ पे गाद भर गई हो, उनको सफाई करने का काम, विशेषकर नगर निगमों के अंतर्गत, नगर निकायों के अंतर्गत, बाकी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और एनएच के अंतर्गत उसकी सफाई की जाए, वो हमने पहले ही निर्देश दे दिए थे। सिमिलरली जहाँ जहाँ ऐसे पेड़ हैं जो गिर सकते हैं तूफान में या फिर कच्चे हैं, भवनों के आसपास हैं, उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे भवन जो डेंजरस जोन में है लेकिन उसके बावजूद कोई उसमें रह रहा हो, मान लीजिए बलिया नाला में, उनको नोटिस दिया जाना। गिरासू भवनों का चिन्हीकरण, ऐसे स्कूल जो कि बिल्कुल अच्छी कंडीशन में नहीं और जानते हैं हम कि कमज़ोर हैं, उसमें भी किसी प्रकार से कक्षाएं ना हो, ये सारे निर्देश दिए गए हैं। और सेकेंडली ये है कि जब कोई सड़क हमारी बंद हो जाती है तो हमेशा की तरह टाइम पे जेसीबीज़ की तैनाती हो, हम लोग वहाँ पे जा सकें, आपदा के जो उपकरण हैं हमारे रेडी मोड में रहें, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। मौके पे ये ना हो कि जब आवश्यकता पड़ी तो बैटरी नहीं हो या कुछ और तरह की दिक्कत हो। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मेरी ओर से दिए। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल जिले के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले भर के पुलिस अधिकारियों के साथ हल्द्वानी कोतवाली परिसर में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों को लेकर जागरूक एवं पुराने आपराधिक मामलों से निजात दिलाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मानसून सीजन में पर्यटकों और आम जनता को जाम का सामना न करने पड़े, इस पर भी आदेश जारी किए। देखिए, एक तो सबसे पहले 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हो रहे हैं उसके लेकर एक प्लानिंग डिस्कस हुई है। साथ ही चूँकि अब बारिश का सीज़न शुरू हो गया तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो आपदा का सीज़न है उसके दौरान पुलिस को क्या क्या तैयारियां करनी है, किस तरीके से अपने आप को रखना है, उन सब चीज़ों पे भी आज मीटिंग में डिस्कस हुआ। और इसके साथ ही सीजन जो पिछले दिनों सीजन की वजह से और कुछ बाकी चीज़ों की वजह से जो बाकी पुलिस के काम रुके हुए थे उनको भी जो आगामी महीने उनमें करना है उसको लेके आज क्राइम मीटिंग में एक काम डिस्कस हुआ। इनको अगले महीने के जो टारगेट वो दिए गए हैं उसका रिव्यू फिर 1 महीने बाद किया जाएगा। जितना भी केस ऐसे बचे हैं जिनका अनावरण नहीं हुआ, हम उनका अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों को ब्रीफ की गई है ताकि आने वाले समय में कोई घटनाएं नहीं हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए बताया गया। लोगों को उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी गई है और हर लेवल पर हर कर्मचारी को और अधिकारी को पुलिस मुख्यालय द्वारा बेसिक ट्रेनिंग सबको दे दी गई है। आने वाले समय में जो कानून लागू होगा वो ठीक से लागू हो। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में आज नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा की तरफ से एक क्राइम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल जिले के तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें लगातार बात की जाए तो यहाँ पर जो नए कानून को लागू करने के बाद से किस प्रकार से उसको जनता के बीच में ले जाना है, जनता को कैसे जागरूक करना है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं इसमें एक प्लान तैयार करने की बात यहाँ पर उनकी तरफ से की गई है, जिसमें नैनीताल जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा एक जागरूक अभियान चला करके जनता को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए यहाँ पर कहा गया। और साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो चुका है उत्तराखंड के अंदर और नैनीताल जिले में जिस प्रकार से पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और पर्यटकों को दिक्कत ना हो इस मानसून सीजन में, उसको लेकर के भी यहाँ पर तमाम एहतियात बरतने की बात यहाँ पर नैनीताल पुलिस के द्वारा कही गई है। और अधिकारी को लगातार दिशा निर्देश इस ओर भी नैनीताल के एसएसपी के द्वारा दिए गए हैं और किसी प्रकार से पर्यटकों को दिक्कत ना हो, जाम की दिक्कत ना हो, उसको लेकर के एक रूट प्लान कहीं ना कहीं तैयार करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पर प्रहलाद नारायण मीणा जो एसएसपी है नैनीताल के उनकी तरफ से कही गई है। और साथ ही जो कई केसेस ऐसे हैं नैनीताल जिले के अंदर जो अभी पुलिस के द्वारा जिनमें काम होना बाकी रह गया है, उनको भी तत्काल प्रभाव से काम करके उस पर कार्रवाई की जाए, जिसके निर्देश यहाँ पर सख्ती से कहीं ना कहीं एसएसपी के द्वारा दिए गए हैं। और साथ ही बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो लगातार काम हो रहे हैं जनता के लिए और यहाँ पर जो जनता को कहीं ना कहीं लगातार जागरूक लगातार किया जा रहा है यहाँ पर तमाम कानूनों को लेकर के, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर एक बैठक का आयोजन में यहाँ पर तमाम तरीके से बातें की गई हैं। और साथ ही साफ तौर से कहा गया है कि जो उत्तराखंड की पुलिस एक मित्र पुलिस के तौर पे उसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा जाए और जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और जो व्यक्ति अगर कोतवाली का रुख करता है अपनी तमाम परेशानी को लेकर के, तो उसको उस परेशानी से निदान दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की है और उस पर कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई उनकी तरफ से की जाए, आम जनता को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और तमाम तरीके से जो काम है पुलिस के उसको यहाँ पर करने के निर्देश पूरी तरीके से एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा की तरफ से दिए गए हैं और लगातार उस पर काम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अमित चौधरी, एनबी न्यूज़, हल्द्वानी। उत्तराखंड में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है, क्योंकि भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती हैं, कई दिनों तक यातायात प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सभी कर्मचारियों को ड्यूटी लगा दी गई है। जिन मशीनों का इस्तेमाल कर रास्ते खोले जाते हैं उन रास्तों पर मशीनों को बैकअप में रखा गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज़ डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती हैं। हमारा एक मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग ज़िले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रख रखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहाँ पे भी
इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी जो है सटीक साबित हुई है, जिसके चलते मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 30 जून से 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वही तैयारियों को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि आपदा से पहले और बाद में मौसम की सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में प्रदेश भर में 3 जगहों पर सरकुंडा देवी, लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार लगे हुए हैं। तीनों डॉपलर रडार एक्टिव हैं और एक डॉपलर रडार करीब 100 किलोमीटर के एरिया में वेदर पैटर्न की डिटेक्ट करता है। डॉपलर रडार हमारे 3 लगे हैं, हमारे उत्तराखंड में 3 लगे हैं और तीनों फंक्शनल है। सुरकुंडा देवी है, लैंसडाउन है, मुक्तेश्वर है और ये 100 किलोमीटर रेडियस में अपना ये डिटेक्ट करता है कहाँ पर वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। इसका एडवांटेज है कि ये काफ़ी रियल टाइम में काम करता है। जैसे वेदर पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन हर सेकंड चेंज होता है, तो ये हमको इमीडिएट आज अभी तुरंत क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है, जो कि अन्य चीज़ों से नहीं मिलती है। सैटेलाइट से भी हम लेते हैं, सैटेलाइट किस समय से गुजरेगा हमारे उत्तराखंड के ऊपर से उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डॉपलर रडार क्लाउड का थिकनेस बताता है, क्लाउड किस तरह से चेंज हो रहा है, किधर ज़्यादा बन रहा है, किधर कम बन रहा है, रियल टाइम में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो एक अच्छा है नाउकास्ट के लिए। नाउकास्ट मतलब कहीं पर आधे घंटे पहले क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको डिसेमिनेट करने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। तो आधे घंटे के अंदर क्या हो सकता है। खबर अल्मोड़ा नगर से है, जहां रानीधरा मोहल्ला पिछले 2 वर्षों से सड़क और नालों को लेकर कई बार जिला प्रशासन और नगर पालिका से गुहार लगाता आ रहा है, जबकि अभी वर्तमान में लोगों द्वारा आंदोलन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद नगर पालिका आश्वासन देते दिख रही है। वहीं प्रभावित स्थानीय का कहना है कि जब से रानीधारा सड़क में सीवर लाइन का निर्माण करवाया जा रहा है, तब से सड़क और नालियां क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है। हालांकि क्षतिग्रस्त हुए सड़कों और नालों के संबंध में उन्होंने पूर्व भी डीएम से शिकायत की थी, लेकिन इनकी शिकायत का कोई संज्ञान जो है नहीं लिया गया है। हम लोग आजकल धरना इस वजह से दे रहे थे कि यहाँ पे लाइन और सीवर लाइन है और बाकी नगर पालिका का जो व्यवस्था है पानी की सप्लाई वो ड्रेनेज वाली वो ठीक नहीं है। मैं कल भी आपको चेतावनी दे के आई थी आपके माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो मैं आत्मदाह करूँगी। कल रात 2 बजे से हमारे घर में पानी है, हम 2 बजे से घर से बाहर हैं। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे मैं लगातार डीएम सर को कर रही हूँ, मनोज तिवारी और कैलाश शर्मा, सबको मैंने फोन किया, सबके स्विच ऑफ आ रहे हैं। आप ही बताइए, अगर कल के दिन इन अधिकारियों के घर में ऐसा होता तो क्या ये शासन प्रशासन देखता नहीं? हम ही लोगों ने इनको यहाँ जनता को यहाँ तक पहुँचाया है, हम ही लोगों ने इनको विधायक बनाया है, हम ही लोगों ने इनको MP MLA बना रहे हैं। और आज हमारे देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद जहां एक तरफ शहरवासियों को झुलसती गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप के दस्तक के संकेत भी देखने लगे हैं। वहीं इस संबंध में देहरादून नगर निगम अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। देखिए, गत दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से, और जो 6 बड़ी मशीनें हैं उसमें से अभी हमने 3 कार्यरत रखी हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो फिर हम उसको आवश्यकता अनुसार 6 वाहनों तक जो है उसकी शुरुआत करेंगे।
साथ ही साथ जो है जो हमारी जो घर जाने वाली टीम है उसके माध्यम से भी जो है सोर्स रिडक्शन का कार्य। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।